अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। 26वीं आईनी तरमीम की धूल अभी बैठी नहीं थी कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देना शुरू हो गई थी और कहने वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि जल्द ही 27वीं तरमीम भी सामने आ जाएगी, लेकिन हुकूमती हल्के तवातुर के साथ इसकी तरदीद करते नजर आते थे। बाकी तो छोड़ें, चंद हफ्ते पहले तक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी ये कहते नजर आते थे कि अब हम भी 26वीं आईनी तरमीम को हजम कर रहे हैं, अभी मुल्क बखूबी चल रहा है, इस्तेहकाम और माशी बेहतरी आ रही है, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लग रहा है कि हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम अब हजम हो गई है। तभी तो कल वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वफ्द के हमरा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और उनसे 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त भी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में इस मुजव्विज़ा तरमीम की कुछ तफसीलात का जिक्र करते हुए बताया है कि तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करना भी तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी की विफाक में वापसी की भी तरमीम जो है वो उन्होंने बताया है कि शामिल है। बिलावल भुट्टो ने एक और अहम इंकशाफ भी किया है कि ECP की तकर्रूरी पर डेड लॉक तोड़ना भी तरमीम का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की दोहा से वापसी पर तलब कर लिया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। 27वीं आईनी तरमीम के जो खदोखाल सामने आए हैं उनको देखकर तो कयास यही किया जा सकता है कि हुकूमत शायद पीपल्स पार्टी की भी हिमायत हासिल नहीं कर सकेगी। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही इस तरमीम की मुखालफत का दो टोक मौकफ जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल कर पाती है या नहीं। रही बात मौलाना फजल रहमान की, तो उनकी मुखालफत तो किसी भी वक्त हिमायत में तब्दील हो सकती है। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की तैयारी भी की जा चुकी है, जिसके तहत सेनेट का इजलास कल बरोज मंगल और कौमी असम्बली का इजलास बुध के रोज बुलाने के लिए समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई है। आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर तो बात करेंगे ही, लेकिन एक और अहम मामला फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मुफ्ती की शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाली मुलाकात के बाद माइनस इमरान फॉर्मूले की चेमगोइयां हैं। इमरान इस्माइल ने PTI की मौजूदा क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि PTI की मौजूदा क़यादत ने पार्टी में मजाक बना रखा है और PTI की मौजूदा क़यादत ने बानी की रिहाई के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया, सवाए एस्टैब्लिशमेंट और बानी PTI के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ाने के और कुछ भी नहीं किया। शेख वकास अकरम ने साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दिया और कहा कि पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पजीराई नहीं मिली है। इस मुलाकात के बाद गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करके इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि किसी भी सतह पर माइनस इमरान फॉर्मूला ऑन द कार्ड है। लेकिन पहले हम बात करेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील है फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं बैरिस्टर साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। 27वीं आईनी तरमीम, मैंने आपकी स्टेटमेंट उसके ऊपर देखी है, मैं उसकी तरफ तो आती हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सर क्यों इसको अनाउंस किया इस तरीके से? बड़े ही हसास मामला जो है उन्होंने सारे के सारे लिस्ट डाउन भी कर दिए अपनी पोस्ट के अंदर। और बिफोर यू आंसर दिस, मैंने भी इंट्रोडक्शन में भी एक बात की थी, तो ऑन अ लाइटर नोट डार साहब कह रहे थे कि अभी 26वीं आईनी तरमीम को तो हजम करने दें, फिर 27वीं की बात करेंगे। हो गई है सर हजम फिर 26वीं आईनी तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल से अच्छी बात है, इत्तेहादी हैं हमारे, और उन्होंने अगर इस हवाले से ट्वीट किया है और बताया है कि गवर्नमेंट की जो डिस्कशंस चल रही हैं, और डिस्कशंस हमेशा चलती रहती हैं, ये ऑनगोइंग होती हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है वो बिल्कुल कैमरे पे ही आके करनी है या आप आपस में जो है डिस्कशन किसी हवाले से नहीं कर सकते। आप बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं, ऑनगोइंग डिस्कशंस होती हैं। और मैंने ओवर द वीकेंड भी ये कहा कि बाज़ाब्ता किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं किया गया, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। और उसकी वजह यह है क्योंकि कोई ड्राफ्ट अभी है भी नहीं, ना कोई ऐसी चीज है। एक आइडियाज हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और एक वर्किंग पेपर है, उस पर बातचीत हो रही है। अभी कोई हतमी शक्ल या हतमी मरहले में कोई चीज नहीं पहुंची। सर आप जिस वजारत में ये बड़ी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर आप कह रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो दोनों सेशंस कॉल कर लिए गए उसको लेके भी आपको पता है कि वो जो चेमगोई है उसमें बड़ा इजाफा हो गया है कि शायद ये तो फौरन से कुछ होने वाला है। तो ड्राफ्ट के बगैर सर अगर एक दिन में कुछ पास हो गया तो फिर ये बड़ा सवाल बनेगा कि आप तो कह रहे थे ड्राफ्ट था ही नहीं। नहीं, मैं आपसे दोबारा इसमें गुजारिश कर देता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप हो जाए, जब हमारे इत्तेहादियों के साथ जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम उन मामलात पे आगे बढ़ते हैं, एग्री होते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर तो एक वर्किंग पेपर को हमें उस
जो वर्किंग पेपर भी हमारा चल रहा है आपस में, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, तो उसको रिड्यूस करना ड्राफ्ट में वो कौन सा कोई इतना टाइम लगता है? जाहिर बात है कि वो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं और वो उसको एक ड्राफ्ट की, वर्किंग ड्राफ्ट की शक्ल दे सकते हैं, और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट जिस पर हतमी चीजें तय। हाँ, कुछ तो एग्जिस्ट करता है, वर्किंग पेपर है जी, बिल्कुल वर्किंग पेपर है। ठीक ठीक है सर, लेकिन फिर व्हाई द नीड टू डिनाई? गवर्नमेंट के कैंप से डिनाई फिर क्यों किया जाता रहा कि कोई डिस्कशन नहीं है, अभी तो जरूरत ही नहीं है? जैसे मैंने अभी कोट किया, डार साहब ने तो कहा कि जी अभी पहली को तो हजम कर लेने दे, कोई जरूरत नहीं है 27वीं आईनी तरमीम की। देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो वाकईतन वक्त के साथ साथ जो है आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कानून और आइन में बेहतरी आती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो 26 तरमीम हुई वो इसी पार्लियामेंट ने की और इसी तरह डिस्कशंस हुई और इसी तरह डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ हुई। फिर जब वो राइप अप हुई तो फिर उनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अभी कोई मामला इस तरह तो नहीं है। मैं आपको इवन के 26वीं आईनी तरमीम के पैराए से भी थोड़ा सा बता दूं कि मार्च में, फरवरी में हुकूमत बनी, मार्च में जो है हमने लीगल रिफॉर्म्स पे काम शुरू किया और उस कमेटी का मैं खुद मेंबर था। आपको याद होगा आपके शो में कई दफ़ा आके मैंने इसका जिक्र भी किया कि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। काम से मुराद ये होता है कि डिस्कशंस चल रही होती हैं। अब हम आपस में भी डिस्कशंस ना करें क्या किसी हवाले से कि कानून साजी में कौन सी मजीद चीज़ें बेहतरी हो सकती है या आइन में कौन सी मजीद चीज़ें हम तरमीम के थ्रू बेहतरी जिनमें ला सकते हैं। तो ये एक बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होती है और कोई ऐसी हतमी या फाइनल जो चीज है वो बिल्कुल भी नहीं आई। नहीं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं। आपके वर्किंग पेपर में से जो पॉइंट्स जरदारी साहब ने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, मैं उनकी तरफ भी आती हूँ। जरा फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, बिकॉज आपने जो कहा ना कि मेरे शोज पे भी आप कहते रहे, फैसल चौधरी साहब भी हमारे शोज पर यहाँ पर आके कहते रहे कि आप बता नहीं रहे, लेकिन आप लोगों ने तैयारी कर ली है 27वीं आईनी तरमीम की। तो चौधरी साहब आप तो बड़ा कंसिस्टेंटली कह रहे थे कि ये पूरे तौर पर तैयार है। बैरिस्टर साहब ऑल्दो ये कह रहे हैं कि अभी तक एक वर्किंग पेपर है, कोई चीज हतमी तौर पर ड्राफ्ट नहीं हुई। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को सर? ड्राफ्ट तो इनको आखिरी दिन में मिलेगा ना, जो 26वीं तरमीम भी जब आई थी तो आखिरी दिन ही मिली थी इनको। तो ड्राफ्ट में जो मेजर बिलावल साहब ने जो अपनी ट्वीट में जिक्र किया है, तो कमो बेश तो वही आइडिया है। तो 8-10 प्रपोजल्स हैं, कुछ जुडिशरी से मुतालिक हैं, दो तीन फोर्सेस के जो ऑफिस रिवाइव करने हैं उनसे मुतालिक हैं, 2-3 एग्जीक्यूटिव की हैं। इसमें कोई 5-6 ड्रॉप होंगी, 4-5 हो जाएंगी जो जरूरी हैं। तो ये हमेशा इस तरह से होता है। और ये एक NFC अवार्ड है। देखिए, इसमें चीजें तो जरूरत है, 18वीं तरमीम को बैलेंस आउट करने की जरूरत है। मतलब एज मैं लॉयर आपको आई कैन शेयर माय ओपिनियन कि 18वीं तरमीम में जो वफाक है उसको कमजोर किया गया, सूबों को मजबूत किया गया, लेकिन फिर सूबों से जिलों को मजबूत नहीं किया गया। यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं होता, उसमें CM जो है वो एक आप समझे कि वो एक खजाने के ऊपर सांप बन के बैठ जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से देते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो पैसा है डोल आउट होता है वो पॉलिटिकल बुनियादों पे होता है। हालांकि आर्टिकल 156 कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो डिमांड करता है कि आपकी जो डेवलपमेंट है पूरे पाकिस्तान में वो एक हार्मोनाइज मैनर में होगी। लेकिन ये नहीं होता किसी इलाके को ज्यादा, जैसे लाहौर है पंजाब में जी, तो जब भी शरीफ फैमिली आती है तो ज्यादा फंड उधर लगते हैं। हम जैसे इलाके जो छोटे इलाके हैं, DG जेलम है, DG खान है, मुजफ्फरगढ़ है, पाकपतन है, ये इनमें से वो फंड नहीं लगते। यहाँ पे अरबों रुपए के फंड जो हैं वो लाहौर इस्लामाबाद में तो लग जाते हैं, लेकिन हम छोटे शहरों वाले जो हैं वो इससे बहरामंद नहीं होते जैसा होना चाहिए। और उसकी वजह और इसी वजह से आप लोकल गवर्नमेंट नहीं कायम करते। तो लेकिन जो इस वक्त जिस तरह की जो ये तो खैर कुछ तो जरूरी है, लेकिन जो ड्रैकोनियन एस्पेक्ट है वो ये है कि जुडिशरी को आप बिल्कुल, एक तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ लें तो उसमें वो मुस्तकिल इदारा नहीं है। जी अच्छा चौधरी साहब, मैं इसकी तफसीलात में आती हूँ। आपने वैसे और भी जो बातें की, आपने लोकल बॉडीज की बात की, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को का जो एक प्रपोजल में एक चीज इंक्लूड करने की बात की भुट्टो साहब ने, तो बिलावल भुट्टो साहब ने, वो तो वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन थोड़ा सा बिफोर आई इलैबोरेट ऑन दिस, आपने जो अभी 18वीं तरमीम की बात की है सर, 18वीं तरमीम का कंप्लीट रोल बैक आप समझते हैं कि ये होगा, या ये कोई मेजर वो होगी, ट्वीकिंग होगी, जो जैसे आपने भी कहा और बहुत से और लोग भी इत्तेफाक करते हैं कि कुछ ट्वीकिंग तो रिक्वायर्ड है वहां पर? नहीं, मेरा ख्याल में रोल बैक तो नहीं होगी। कोई ज्यादा डिपार्टमेंट से, जैसे तालीम है,
एजुकेशन है या दूसरा उसकी हर अब मसला ये हो गया कि हर सूबे में उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो एजुकेशन की यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई है। हर कोई अपनी मर्जी से काम करी जा रहा है। पहले ये फेडरल सब्जेक्ट था तो उसमें एक यूनिफॉर्म सिलेबस आता था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो हमेशा सूबों के पास ही रहा है, वो तो शायद उधर ही रहेगा। तो अभी ये जो वर्किंग पेपर है, ये वर्किंग पेपर तो मेरे जितने साइज का तो है जो वकील ने तैयार किया हुआ है। अब मानता नहीं है ये, लेकिन ये है कि अपना ये हाँ ये तो 26वीं तरमीम से पहले उसी में से बेसिकली आप लोगों ने तो ये नहीं, वैसे आप कह रहे हैं वो मानते नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। मैं आई हैव नोन अकील साहब फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मान जाते होते हैं। वैसे भी अकील साहब ऐसी बात है, आप लोगों ने 26वीं से पहले ही तैयारी की। नहीं, जो बात मानने वाली को ना बड़ा अच्छा। वो नहीं मानता था। जी बताइए अकील साहब, पहले अपनी पर्सनल वजाहत देते फिर मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए, मैंने ओवर द वीकेंड भी जिन शोज में था तो बिल्कुल फैसल साहब को भी पता है कि मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने कहा बाज़ाब्ता तौर पे किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं हुआ। तो मैं आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। बाज़ाब्ता तौर पे तो किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं हुआ। हाँ, डिस्कशंस हैं। नहीं, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, मुझे भी अपना हिस्सा डालने दे आपकी तारीफ में। यूर फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, आप अच्छी सियासत सीख गए हैं। यू नो, बीच में से निकलने का हुनर आप सीख गए। काम हो रहा है, ये सीख गए, ये हुनर सीख गए कि बाज़ाब्ता तौर पर और अल्फाज को आगे पीछे करना। लेकिन चले थोड़ा सा इसको लेट्स टेक इट लिटिल फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। सर, ये जो बातें आ रही हैं 18वीं तरमीम के कंप्लीट रोल बैक की बातें आ रही हैं, कुछ चीजें तो जैसे भी चौधरी साहब ने भी कहा और दुरुस्त कहा है कि एजुकेशन की पॉलिसी या प्लानिंग की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये जाना चाहिए विफाक के पास, दुरुस्त बात है। एनएफसी को भी कुछ हद तक रिव्यू या रिविजिट करने की जरूरत है, बहुत बोझ है विफाक के ऊपर उन सारे मामलात का। लेकिन सर, इन सारी चीजों के लिए सपोर्ट कैसे हासिल करेंगे? बिलावल साहब ने पोस्ट तो कर दी है एक्स के ऊपर आके, लेकिन आपको पता है कि एनएफसी को हिलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन आपको वहीं से आएगा। देखिए, एनएफसी के हवाले से अगर आपने मैं आपसे थोड़ी सी इस पे आपको रोशनी डाल दूं। एनएफसी का जो करंट मैकेनिज्म है, जो करंट फॉर्मूला है, उसको देखते हुए सब कुछ देखें ना। आईएमएफ से पैसे ले वफाक, आईएमएफ से लोन्स ले और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो एनएफसी अवार्ड के तहत, वो शेयर तमाम तर सूबों को जाए। हालांकि सूबों के अंदर भी जो है अपनी टैक्सेशन है, अपनी अर्निंग्स हैं, सारे बाकी मामलात हैं। फिर सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से वो भी वफाक से ही सारा मामला जाता है। तो वफाक पे जो बर्डन है वो वाकईतन इट्स नॉट फेयर। एक फेयर जो है शेयरिंग ऑफ बर्डन जो है वो नहीं है अमंग 4 प्रोविंसेस और वफाक। तो इस तमाम तर मामले को इस हवाले से देखना चाहिए कि एक इम्प्रूव्ड जो मैकेनिज्म है वो आना चाहिए, जिसके लिए डिस्कशंस की जरूरत है, जिसके लिए जो है आपस में हमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना है, हमें इत्तेहादियों के साथ बैठना है और बैठ के कम से कम कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिसमें एक फेयर शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो और फेयर पॉलिसी हो इस तमाम तरह मामले के हवाले से। तो एक फेयरनेस का एलिमेंट भी तो जरूरी है। ये तो नहीं हो सकता एक वालिद हो और उसके 4 बच्चे हों। जी अच्छा, मुकम्मल कर लें। जी मैं एक मिसाल आपको दे दूं। एक वालिद हो, उसके 4 बच्चे हों, वो उसे मजबूर करें कि हमें पैसे दो, और पैसे लेने के बाद वालिद कहाँ से मांग के दे, कहाँ से क्या ना करे। मतलब या इस हवाले से भी तो देखें ना, ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी। लेकिन एक फेयर जो पॉलिसी है, जो फेयरनेस है इस पूरे प्रोसेस में, एक इम्प्रूव्ड जो वर्जन है शेयरिंग का, वो बेहतर। बिल्कुल ठीक। अच्छा अकील साहब, ये जो भी आपने मिसाल दी है ना, बड़ी अच्छी है। मैं आपकी इसी मिसाल से शुरू कर लूंगी। मैं क्विक ब्रेक ले लूं, आप इसे दोबारा शुरू कर लेंगे, फिर दोबारा एनएफसी के ऊपर इलैबोरेट करेंगे चौधरी साहब के साथ। मुझे एक ब्रेक लेनी है व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे साथ थे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बैरिस्टर अकील मलिक और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो ट्वीट आई है या पोस्ट आई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, उसके हवाले से सर मैंने आपसे कहा था बैरिस्टर साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँगी कि आप मिसाल बड़ी अच्छी दे रहे थे कि एक वालिद जिसके 4 बच्चे हों तो वो उसको फेयर होना चाहिए। लेकिन सर उसके अंदर एक इशू ये भी है ना कि वालिद अपने 4 बच्चों के साथ पहले से एक जैसा सलूक करता हो, बातचीत बहाल हो, राब्ता बहाल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सर, एक सूबे में, एक बड़े इंपॉर्टेंट और हसास सूबे में, आपको पता है ना कि आपको उनके साथ भी इंगेज करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जो मिसाल मैंने दी है, उन बच्चों को अपने वालिद के साथ फेयर होना चाहिए।
उन बच्चों को जो है अपने वालिद को बार बार मजबूर नहीं करना चाहिए कि आप सोशल प्रोटेक्शन भी उस हवाले से करें, आप कोई सैलाब आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए वो भी आप ही करें, फिर कोई ऐसी नागहानी सिचुएशन बनती है वो भी आप ही करें। तो बच्चों को भी तो सोचना चाहिए। बच्चे जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो खुद कमाना शुरू कर देते हैं, इससे तो मैं एग्री और वो वालिद की सपोर्ट करते हैं। इससे तो मैं एग्री करती हूँ। मैं पूछी हूँ उस बच्चे का क्या करना है जिसको आपने आग कर दिया है। मैं केपीके की बात कर रही हूँ और पीटीआई की बात कर रही हूँ, हुकूमत है उनकी। नहीं देखें, यही बात है कि उनके साथ भी डिस्कशन होनी चाहिए, और मैं यही कह रहा हूँ। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि ऑपोजिशन के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी प्रपोज्ड कह लें डिस्कशन है, जो चेंजेस के हवाले से, अमेंडमेंट्स के हवाले से, इसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। हुकूमत के पास तो अपने चले नंबर पूरे हैं, लेकिन हम अगले स्टेप में, अगले प्रोसेस में हमारी कोशिश होगी कि हम ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे हमने बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया था। और पार्लियामेंट के बाहर तो एग्री करते थे, पार्लियामेंट के अंदर आके फिर कहते थे कि हमारी एक पॉलिटिकल पॉलिसी है या पॉलिटिकल नैरेटिव है, और हमें अडयाला से हुक्म नहीं आया और हुक्म आया है कि इसके खिलाफ वोट देना है। तो बाकी तो कोई इशू नहीं है। मौलाना साहब आपके सामने ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके साथ खड़े होकर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिल्कुल बाकी तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इस पर वोट नहीं करेंगे। तो बात यह है कि बिल्कुल अपोजिशन के दोस्तों के साथ भी होनी चाहिए, और एक कंसेंसस के साथ। मैं तो चाहूंगा कि ये 27वीं आईनी तरमीम कंसेंसस इस पर बिल्ड हो, और अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों मिलके इस मामले को आगे लेके जाएं। ये किसी की सियासी लाइकनेस डिसलाइकनेस या सियासी प्रेफरेंस की बात नहीं है, यहाँ पे बात है ये तमाम वो चीजें हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं। चले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए, मैं चौधरी साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि चौधरी साहब ने भी एनएफसी के मामले पर तो ऑलमोस्ट आपकी हिमायत में और इस आइडिया की हिमायत में ही बात की है कि विफाक के ऊपर बोझ होता है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, ये बात अभी आपने खुद भी कही है और दुरुस्त भी है कि तकरीबन 1000 अरब के डेफिसिट से सर हमारा बजट विफाक का बनना शुरू होता है, क्योंकि सारा कुछ पहले से सूबों में बढ़ जाता है। सो बोझ तो है विफाक के ऊपर, इसके अंदर तो कोई शक की बात नहीं, और इसको दोबारा से देखने की जरूरत भी है। ये आपका ओपिनियन तो है पर्सनल, सर आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है? क्योंकि सूबे में हुकूमत है, उसका इंपैक्ट आएगा। अगर आप लोगों के साथ हुकूमत एंगेज करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी इसके ऊपर एंगेज या नहीं करेगी? एंगेजमेंट तो होनी चाहिए। इशू इस पैकेज का नहीं है, इशू इस मैंडेट का है जिसके ऊपर ये हुकूमत आई है। इनके मंशूर में 26वीं और 27वीं तरमीम तो थी नहीं, तो ये तो इम्पोज की जा रही है ना। ये इनके मैनिफेस्टो में ये बात तो नहीं थी, ना ही इन पार्टियों ने इन पर इलेक्शन लड़ा। अब ये जो तरमीम होती है यास्मीन, ये कोई मजाक की बात तो होती नहीं है। ये एक नाहंजार बाप जो है वो आके अपने 3 नाहंजार बेटों के साथ मिलके घर तबाह कर दे, और चौथा बच्चे जो है उसको पूछे ना, जिसने मतलब कोई अगर कोई ढंग की बात करनी भी है। तो ये तो एक शरारत जिस तरह से की जा रही है, इसको मैं तो आईनी शरारत कहूंगा, तो पॉलिटिकल शरारत कहूंगा। यानी आप के पास मैंडेट है नहीं, इस बुनियाद पे आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैयत आप चेंज कर रहे हैं, जुडिशरी की आप मत मारने जा रहे हैं। और सर मुझे मैंडेट तो पता नहीं है, लेकिन सर वोट है उनके पास, जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो है उनके पास। इनके पास गवर्नमेंट के पास। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई तो मैं नहीं कह सकती, मैं पूछती हूँ बैरिस्टर साहब से, लेकिन अगर वो माने रहे तो सर उनके पास नंबर पूरे। भाई बात यह है कि अगर आपका इलेक्शन ही मशकूक है, आपके इलेक्शन के रिजल्ट ही जो हैं वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि रिग्ड इलेक्शन थे, और आप जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं रन्ना डोली के साथ, उसके बाद एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए होती है ना। लेकिन मसला ये ना कि आप लोग भी तो उस पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, चाहे ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, ये सिस्टम तो चल रहा है ना, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम वन वे और द अदर। तो ये सिस्टम चल रहा है, अगर इसको आप चलना कहते हैं जी, अगर आप इसको चलना कहते हैं तो फिर पता नहीं सिस्टम बैठना किसको कहते हैं। क्या चल रहा है मुल्क में? क्या मुल्क की मईशत चल रही है? लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? क्या मुल्क तरक्की कर रहा है? क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या आम लोगों के घर में बहुत रेल पेल हो गई है पैसे की? या 3-4 साल से तो ये बैठे हैं, 22 से यही बैठे हैं ना जी, तो चौथा साल है इनको। तो ये इन्होंने क्या कमाई की है अभी तक? क्या तीर मारे हैं? कुछ भी नहीं कर सके। एक ढेले की फेडरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है इस मुल्क में। और आप फिगर्स देख लें जो इन्हीं के इशू किए हैं। 2022 में मुल्क जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तब कहाँ था, बताने की सिचुएशन क्या थी और अब क्या है। अब ये बाहर भी जाते हैं तो अभी ये सारी तो हम आनियां जड़ियां देख रहे हैं, तो कोई मटेरियलाइज तो चीज हुई कोई नहीं। आज भी सोहेल उड़ाई साहब का जो आर्टिकल है उसमें बहुत बड़े सवालात हैं कि भाई आप ये कह शोशा तो काफी है,
लेकिन अगली बात तो कोई प्रैक्टिकल बात तो है नहीं। इशू ये है कि आपको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस गवर्नमेंट को है, और वो आप जो मर्जी कर लें वो नहीं जाएगा। आप जिस तरह से डोल आउट कर रहे हैं पैसे, यशविन अलाउ मी मैं पोजीशन मुझे ज्यादा टाइम दिया जी, नहीं आप मुकम्मल करें, मैंने तो इंटरप्ट नहीं किया। जिस तरह से मनी डोल आउट की जा रही है पंजाब में, ये जो अपना उसकी कोई हिसाब किताब है जो सिंध में है। आप देखें कि एमक्यूएम रो रही है, इधर पीपल्स पार्टी कहती है जी काम नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में तो खैर कभी काम होता ही नहीं है। तो ये जो चीजें आप सारी हैं, इसका कोई यूनिफॉर्मिटी है? अभी आप मीडिया के ऊपर पैसे अपनी कैंपेन पे तो मीडिया कैंपेन तो लॉन्च कर ही जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोग कारखाने चल नहीं रहे, इंडस्ट्री टेक्सटाइल भी ये सफर कर रही है। हमारी कौन सी इंडस्ट्री बूमिंग है मुझे बताएं इस वक्त आप कह सकें कि हाँ फलाना सेक्टर बड़ा बूमिंग है? मतलब एक जब भी आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो या फाइनेंशियल रिपोर्टर्स की हो, तो आपकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती हैं। आप फॉरेन डिप्लोमेसी की तरफ चीजों को लेके जाया जा रहा है, ये क्लेम है सर गवर्नमेंट का। कंसोलिडेट हो रही है फाइनेंस टीम की आज भी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, वो कहते हैं और इकोनॉमी के अंदर सर ये उसूल तो है कि वक्त तो लगता है इफेक्ट आने में, और इम्पैक्ट वो कहते हैं जी हमने ट्रैक पे डाल दिया गाड़ी, थोड़ा इंतजार करें। का क्या निचोड़ है? सारी ब्रीफिंग का निचोड़ ये है कि हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक सेल कर दिया है, और हमने जो है बिजली जो है उसको हमने कमी की है। अब ये पता नहीं कौन सी बिजली है जो कम भी हो गई और इंडस्ट्री नहीं। अच्छा, अब आपने कहा ऑपोजिशन, मैंने आपको बड़ा भरपूर टाइम दिया, आपने इतनी लंबी चार्जशीट की, अब उतना ही वक्त मुझे बैरिस्टर साहब को भी देने दे सर। वो मैंने सवाल कुछ और किया था, लेकिन चौधरी साहब ने तो कोई और चार्जशीट निकाली है। वो कहते हैं जी पहले तो गवर्नमेंट ही बताएं, यहाँ तो चल ही कुछ नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, नथिंग इज वर्किंग, द गवर्नमेंट इज नॉट लेजिटिमेट, ये आप लोगों के मैंडेट का हिस्सा नहीं था, आपको अवाम ने इन तरामीम का मैंडेट नहीं दिया, और आप पूरी हैयत तब्दील कर रहे हैं मुल्क के जो आइन है उसकी। देखिए, ये जो मैंडेट पे सवाल उठा रहे हैं, बसाद एहतराम और माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये अगर बात कर ली जाए कॉन्स्टिट्यूशन कोड की, तो क्या बताएं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में जब मेरे ख्याल से एक सीट होती थी पीटीआई की, वो भी शाहजर नाजिर, वो परमानेंट नहीं होती थी, उस वक्त भी बात होती थी फॉर टाइम एंड दैट टाइम हैज लैप्स्ड। 18वीं तरमीम में तो आप लोगों ने की नहीं ना सर। देखिए, दो पार्टियों का मैं आपसे कहता दो पार्टियों का आपस में ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, मिसाक जमहूरियत के अंदर, और उसी को ये तो नहीं है कि वो टाइम बाढ़ था, ये टाइम जो है वो गुजर गया, तो वो किसी भी टाइम पे रिवाइव हो सकता है, और इस दफ़ा वो रिवाइव हो गया, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। और इसी तरह दीगर जो चीज़ें हैं, जब 18वीं तरमीम हुई, जब बाकी तमाम तरह NFC के हवाले से हुआ, तो अब उसको काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब आप ये देखें कि उसकी एक इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आना ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया, तो मेरे ख्याल से सारी बसीयत पाकिस्तानी और मनहसल कौम हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्पैरिटी है, प्रोविंसेस के शेयर्स में डिस्पैरिटी है। सबसे पहले तो क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा एलिगेशन यही लगती है कि पंजाब सबसे ज़्यादा पैसे ले जाता है, बाकी सूबों को नहीं मिलते। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अगर फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेयरनेस के मैकेनिज्म से अगर हम चल रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि वफाक पे जहाँ पे हम बैठे हैं वफाक पे बोझ ना पड़े, तो ये भी एक अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। एजुकेशन की अगर बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, एजुकेशन क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की है। आपका जो करिकुलम है, आपका जो निसाब है, उसमें डिस्पैरिटी है, उसके अंदर अगर आप देखें तो कोई कोहेजन नहीं मिलती है आपको सूबों के बीच में भी। कोई सूबा एजुकेशन के उसमें बेहतर है, कोई सूबा जो है बिल्कुल कोई हाल नहीं है। उस हवाले से तो कम से कम जो एक नफाज है ना, खाली इतने ये जो आपने तो बड़े ही अच्छे मासूमाना इश्यूज जो है वो रेस किए, जिसमें हम आपसे वैसे ही इत्तेफाक कर रहे हैं। इसमें और भी मामला आते हैं सर, अदलिया से जुड़े मामला आते हैं, जुडिशरी के इशूज हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जो जिक्र है सर, बड़ी ये भी जो है ना डिबेट तलब जो है वो एक नुकता है। मैं बल्कि आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूँगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, विल टेक अ क्विक ब्रेक हियर, व्यूअर्स हमारे साथ थे। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, बैरिस्टर साहब अभी आपने जो बहुत सारी बातें की, और मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे कहा कि कुछ चीज़ें जो आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं उस पर तो सर हम आपसे इत्तेफाक भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने अपनी पहली गुफ्तगू में एक जगह पर यह भी कहा था कि आप लोगों के पास नंबर्स पूरे हैं, आप लोगों को हिमायत हासिल है। 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हुए आपने मौलाना की हिमायत का भी जिक्र किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ हिमायतें जो पहले थी वो नहीं हासिल होंगी, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी एक एक शिक को आप लोग ओपन फॉर डिबेट करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर ये होगा, ये कर सकेंगे आप लोग? पहले तो ये बताएं।
देखें, आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या आईनी तरमीम के लिए 224 का नंबर दरकार होता है। फिल वक्त इत्तेहादियों को मिला के हमारे पास 237 हैं जी। तो मेरे ख्याल से नंबर गेम में तो आपके सामने है कि ट्रेजरी बेंचेस पे जो नंबर है वो आपके सामने सर, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इफ है, और वो इफ ये है कि पीपल्स पार्टी आपकी हिमायत करेगी, जिसका कोई पता नहीं है। जी एब्सोल्युटली। देखिए, हम इसीलिए तो ये ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस, जो एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो रहा है, ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, जिसका अपनी ट्वीट में बिलावल साहब ने जिक्र किया कि वजीर आजम साहब अपने वफ्द के साथ आए, मुलाकात हुई एंड इन नुकात पे उन्होंने आईनी तरमीम के लिए सपोर्ट मांगी, तो वो अपने सीईसी के इजलास में डिस्कस करेंगे। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो चीजें सामने रखी जिन पे जो हमने रखी, इन पे देखे ना डिस्कशन हो रही है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये तो नहीं है कि जो चीजें हमने कही वो कहेंगे जी बिल्कुल आंखें बंद करके हम। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वाला आइडिया, ट्रांसफर ऑफ जजेस वाली बात, ये चीजें क्यों ऑन द कार्ड्स आई इन द फर्स्ट प्लेस? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की अगर हम बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर के पूरे कॉन्सेप्ट की जो है वो बुनियाद हिला देने वाली बात है। एक बैक जो इन कॉलोनियल डेज अपने आप को धकेल देने वाली बात है। लोकल बॉडीज का जो पूरा निजाम है उसको कॉन्ट्रडिक्ट या काउंटर करने वाली बात है। हम क्यों सोच रहे हैं इन लाइंस पर? जरूरत क्या है? नहीं, देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की जो बात थी या मैजिस्टेरियल जो पावर्स हैं, वो उसके हवाले से वो तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। वहाँ पे जब मुशर्रफ साहब के टाइम से पहले ये बड़ा अच्छा काम कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से, होर्डिंग के हवाले से, जो समरी ऑफेंसेस थे या माइनर ऑफेंसेस थे जिसकी सजा अप टू 2 years है या 2 साल तक है, तो उस हवाले से भी कम से कम आप अदालतों से तो बर्डन उतारें। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे केसेस होते हैं, फाइन से रिलेटेड, ट्रैफिक वायलेशन, ये वो, ये कम से कम ये तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे हल होना चाहिए। इसके लिए भी आप अदालत जाएं, मैजिस्ट्रेट की अदालत जाएं, उसके लिए भी उसका बर्डन हो, एक कॉस्ट है, फिर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कम से कम समरी ऑफेंसेस जो हैं उनका समरी ट्रायल करके, बहुत ज्यादा ख्याल है वैसे अदालतों का, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट की अपील कोर्ट ही रह जाएगी। एक पॉइंट मुझे ऐड करने दें, जी नहीं, एक पॉइंट ऐड करने दें। और जो आपने ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात की है, उसमें हम जाहिर बात है कि नहीं चाहते कि एग्जीक्यूटिव का किसी किस्म का इंटरफेरेंस हो। आपको याद होगा क्योंकि फैसल साहब ने बड़ा क्लोजली उसको फॉलो किया तमाम तर मामले को। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि जो जजमेंट आई थी ट्रांसफर और सीनियरिटी के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी ये एग्जीक्यूटिव का काम है, तो सदर पाकिस्तान इसमें फैसला करें। इसमें कम से कम क्लैरिटी आनी चाहिए, इसमें कम से कम एक फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक बेहतरी आनी चाहिए इस तमाम तर मामले के ऊपर कि जो वेदर जो ट्रांसफर होकर जज आएगा वो परमानेंट होगा या वो टेम्परेरी होगा या उसका क्या स्टेटस होगा सीनियरिटी के हवाले से। और आप इतनी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन करें, आप जैसे तर्जुमान जो है ना वो दे कैन डू गुड टू एनी गवर्नमेंट। वैसे आई हैव टू गिव यू दिस क्रेडिट अगेन। बट चौधरी साहब, ये जो मैजिस्ट्रेट्स वाली बात है वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे पहले भी, थोड़ा सा बर्डन अदालतों से हटाने की जरूरत है। सर, ये अब्यूज ऑफ पावर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से प्रमोट नहीं होगी इस सिस्टम से? वही जो मैंने पहले सवाल में कहा कि तो कोई कॉलोनियल जमाने की चीजें थी, उनको हम क्यों वापस लाना चाहते हैं? देखिए, जब ये पर्सन स्पेसिफिक जो है ना जी, या पर्सन स्पेसिफिक, जजेस स्पेसिफिक ये अमेंडमेंट्स लग रही हैं, और जिस तरह से ये लाई जा रही हैं, ये तो साफ जाहिर है ना कि अगर आपने 2009 में 18वीं तरमीम की थी, तब आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि ताज़ा हुआ था, तब आपको याद नहीं था, तो आज 17 साल बाद जाके उसकी याद आ गई है कि जी उसमें ये भी रह गया था, ये भी रह गया था, ये भी रह गया था। उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाना था फॉर सम लिमिटेड टाइम। अब इशू ये है कि आप जजेस को सिखाना चाहते हैं सबक कि भाई आपने जरूरत कैसे की हमारे खिलाफ लेटर लिखने की, आपने हमारे खिलाफ जो है वो हमारे साथ ताउन ना करने की जरूरत कैसे की, लिहाजा हम आपको बलोचिस्तान भेजेंगे। अब आप ट्रांसफर करेंगे जजेस की मर्जी के बगैर, जो कि 73 से यानी हमारा आइन कह रहा है। तो आप जो सेपरेशन ऑफ पावर की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मजिस्ट्रेट साहिबान जो अदालतें हैं जी, उसमें आप ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक के जो चलान है वो मजिस्ट्रेट के पास हो जाते नहीं हमारे। हमारा तो उसका एक सिंपल सा काम है, और कितने सारे केसेस है नहीं, आई थिंक उनका मतलब है कि छोटे मोटे मसाइल जो है वो उधर डाइवर्ट हो जाएंगे ना, थोड़ा सा प्रेशर हट जाएगा। छोटे मोटे मसाइल जो हैं, देखिए दुनिया में ये चीजें कोई पहली दफा तो नहीं हो रही ना जी, दुनिया में इस चीज को तजुर्बा करके आगे बढ़े हैं। क्या ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी ये बहाल कराना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये ACDC के जरिए अपने पोलिटिकल मुखालफिन को सजाएं दिलवाना चाहते हैं।
उनको फारग कराना चाहते हैं जैसे ये पहले कहते थे। तो ये तो एक इनका पुराना, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नवाज है माजरत के साथ, इसका तो खमीर ही माशाल्लाह से उठा हुआ है ना। तो ये तो किसी भी जमहूरियत को तो ये समझते कुछ नहीं है। अब जरदारी साहब हैं, वो भी इक़्तिदार के बगैर उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं। अब वो पीपल्स पार्टी भी नहीं है। मैं आपसे ये कहती सर, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ये अकेले करने लगे, उनके साथ और भी जमातें और भी लोग शामिल। पीपल्स पार्टी यास्मीन मान चुकी हुई है, और पीपल्स पार्टी ने मानने के बाद ये किया। पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है कि इस तनख्वाह पे काम ना करे, वरना जो बड़े बड़े अफरियत नैब के फाइलों में बंद है वो खुल नहीं जाएंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास वक्त भी थोड़ा सा महदूद है। मैंने बैरिस्टर साहब से मैं इस पे कमेंट लेती हूं, मुझे क्विक कमेंट करते हैं, ये कल से क्या चल रहा है? माइनस इमरान खान होने लगा है, शाह महमूद कुरैशी से कोई 2-3 लोग मिल आए हैं, वो इसीलिए मिले हैं कि खान साहब को माइनस करने का कोई जो है सिलसिला चल निकला है। थोड़ा सा इस पे क्विक कमेंट कर दे, फिर मैं इन दोनों चीजों पे बैरिस्टर साहब से कमेंट ले लूंगी। नहीं, जो भी होगा प्लस इमरान खान है होना है। देखिए, इमरान खान साहब के बगैर तो होना नहीं है। फाइनल लॉर्ड भी उन्होंने देनी है। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं, आज भी मैंने वज़ीर आला KP के बंदे का वो जो उनके मुशीर हैं इतलात के, उन्होंने कहा जी कि हम असल बाख्तार लोगों से बात करना चाहते हैं। अंदर जो इश्यूज हैं, जो माशाल्लाह ये तोहफे में दे के गए थे, वो PDM के टाइम से हम अभी भी लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाके थोड़ी सी जो है सेटिंग हुई है, और हमने सर उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम तर इश्यूज़ को जो हमें नीचे धकेल रहे थे, नीचे खींच रहे थे, डिप्लोमेसी के फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे, वो तमाम तर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एड्रेस की हैं। और देखिए क्या कुछ लोग सिंसियर कोशिश कर रहे हैं, उन सिंसियर कोशिश करने वाले जो हैं वो कोई सिंसियर मशवरे भी दे रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि एक कदम PTI पीछे हटे, एक कदम हुकूमत आगे आ जाए। तो चले PTI से बाद में पूछूंगी, आप अपना बता दें सर, एक कदम आगे आने की आप समझते हैं कि आप लोग विलिंगनेस रखते हैं? देखिए, एक नहीं, हम 10 कदम आगे आए हैं। हमने देखे मुज़ाकरात मुतवातिर तौर पे आज भी हम कह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मोस्ट रिसेंटली जो बात की थी वो मार्का हक की इवेंट पे की थी। उन्होंने कहा इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें मीसाक के इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी मैं बात ही नहीं करता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है बात करने की किसी से, मैं करूँगा तो उनसे करूँगा। और आज उनका दोबारा आपने देखा कि जवाब ही आ चुका है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये मामला आगे चलने वाला है। हुकूमत ने तो बेतहाशा कोशिश की, मुज़ाकरात हों, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आए, और मिल बैठ के बातचीत से ही कोई रास्ता निकले, लेकिन रिसेप्टिवनेस ही नहीं है। रिसेप्टिवनेस नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद इस पे बात करती। आप दोनों शुरुका का बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर बैरिस्टर अकील मलिक, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।